हमारी छोटी सी खुशहाल फैमिली को न जाने किसकी नज़र लग गई। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मैं और मेरी पत्नी साथ में दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सदा सदा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। साथियों, ये जो वाक्य मैंने आपको सुनाया, दरअसल ये जो वाक्य है एक सुसाइड नोट का छोटा सा हिस्सा है, अंश है। और इस अंश के, इस सुसाइड नोट के एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में दर्द भरी दास्तां को बयां किया गया है। कहीं ना कहीं जो दर्द छिपा हुआ है उसको एहसास और महसूस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साथियों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और सब साथियों का स्वागत है एक और नई घटना में, एक और नई कहानी में। दरअसल आज की जो हमारी घटना कहानी है उसको सुनकर कहीं ना कहीं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है। दरअसल आज की जो हमारी घटना कहानी है वो संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसी भोपाल शहर के अंतर्गत दूर दराज का एक कस्बा है। और उसी कस्बे से संबंधित आज की हमारी कहानी है, जहां का रहने वाला है भूपेंद्र विश्वकर्मा। वही भूपेंद्र विश्वकर्मा जिसके पारिवारिक लोगों की बात करें तो मात्र 4 सदस्य हैं, जिसमें वो और उसकी पत्नी और 2 उनके बच्चे हैं, जिनकी एक की उम्र है 9 साल और दूसरे की उम्र है 6 साल। कहीं ना कहीं भूपेंद्र विश्वकर्मा एक प्राइवेट नौकरी में काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता था, कहीं ना कहीं घर गुजारा चलाया करता था। लेकिन विश्वकर्मा को लगने लगता है कि इतनी जद्दोजहद मेहनत करने के उपरांत भी कहीं ना कहीं उनका जो घर परिवार है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी को महसूस किया जाने लगता है। और उनको ये महसूस होता है कि यदि कोई साइड में और काम किया जाए या फिर कोई बिजनेस खड़ा किया जाए, तब कहीं जाकर के उनके परिवार की जो गाड़ी है वो सही तरीके से पटरी पर लाई जा सकती है। होता एक दिन यूं है कि एक मैसेज उनके फ़ोन पर आता है और उस मैसेज में साफ और स्पष्ट लहजे में मेंशन था, लिखा हुआ था कि आप पार्ट टाइम घर बैठकर चंद घंटे समय देकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस फिर क्या था, जो भूपेंद्र विश्वकर्मा है वो भी तुरंत जो है ठान लेते हैं, मन बना लेते हैं कि हो ना हो वो इस काम को शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो माड़ी हालात है, आर्थिक तंगी है, उससे वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे करके वो उस पार्ट टाइम काम जो शुरू कर देते हैं। और उसमें शुरुआती दौर में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है, जो कि वो विश्वकर्मा इन्वेस्ट कर देता है। और थोड़ा बहुत इनकम उसी कारोबार से, उसी काम से, उसी भूपेंद्र विश्वकर्मा को होने भी लगती है। कहीं ना कहीं उसको विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इस काम से वो और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगा और ज़्यादा पैसा कमा सकता है। बस रह रह कर आए दिन वो उसी काम में पैसे को इन्वेस्ट करता चला जाता है। कहीं ना कहीं जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी वो लोन भी ले लिया करता था। 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, ना जाने कितनी कंपनियों से, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, साथ ही साथ कई बैंकों से भी उसने लोन उठा लिया था। और जो भी पैसा उसने लोन के तौर पर इकट्ठा किया था उस सारे पैसे को एक एक करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट किया उसका वो लेखा जोखा नहीं रख सका। कहीं ना कहीं उसका जो हिसाब किताब था कि कितना उसने इन्वेस्ट किया और कितना उसको रिटर्न मिला, उसका उसके पास रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में इतना ज़्यादा मदमस्त हो जाया करता था, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाया करता था कि चाहते हुए भी वो अपने पार्ट टाइम के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता था। और यही वजह रही कि वो उस कंपनी के चंगुल में फंसता ही गया। कहीं ना कहीं आखिरकार वो उसके दलदल में, जाल में इस कदर फंस गया कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार जिन कंपनियों से या बैंकों से उसने लोन लिया था और कहीं ना कहीं पूरे 18 लाख रुपए की रकम को लोन के रूप में ले तो लिया और फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया। कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में आ गया था कि लोन को वापस करना भी मुश्किल हो गया था। जो लोन कंपनियां थी, कहीं ना कहीं बैंक थे, आए दिन प्रतिदिन उसके पारिवारिक लोगों को परेशान करने लगे।
चूंकि उनको अपना पैसा वापस जो लेना था, लेकिन जो विश्वकर्मा था वो इस हालात और कगार में आ गया था कि एक पैसा भी उसके पास बचत के तौर पे नहीं था, भला वो लोन का पैसा कैसे चुकाएगा। साथियों, जो भूपेंद्र विश्वकर्मा था, एक ऐसे कगार पर मंजिल मुकाम पर आकर खड़ा हो गया जहां से वो ना तो आगे सरक सकता था ना ही पीछे जा सकता था। यानी कि यूं कहने में भी हमें गुरेज नहीं है कि भूपेंद्र विश्वकर्मा ऐसे हालात पर आ चुका था जहां पर वो ना तो हंस सकता था ना ही रो सकता था। आखिरकार एक ऐसा कदम उस विश्वकर्मा ने उठाया जिसको सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको भी होश उड़ जाएंगे। उसने ये विचार बनाया कि अब वो और ज्यादा इस जिंदगी में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मौत को गले लगा लेगा। आखिरकार उसने मन बना लिया और उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसने एक दिन सबसे पहले तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जहर दिया, और जब बच्चे इस दुनिया से चल बसे, आखिरकार पति पत्नी ने भी कहीं ना कहीं रोते रोते अपने दिल को थाम लिया और दिल को थाम कर कहीं ना कहीं मौत को गले लगा लिया, फांसी के तख्ते पर खुद को लटका दिया। और जैसे ही साथियों ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहें, देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस घटना कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं ये घटना कहानी लोगों को देखकर रोंगटे खड़े कर दे रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत बड़ा सबक और मैसेज भी कन्वेंस हो रहा था। लेकिन दुनिया को रोंगटे तब खड़े हो गए जब उस व्यक्ति ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, और सुसाइड नोट में साफ और स्पष्ट लहजे में लिखा कि हम चारों लोगों को, जिसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे वो और उसकी पत्नी थी, उन सभी को एक साथ अंतिम क्रिया यानी उनको दफनाने या संस्कार करने की रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी, ताकि वो अगले जन्म में भी इकट्ठे हो सकें। साथ ही साथ पोस्टमार्टम ना करने की भी गुजारिश उसने पारिवारिक लोगों से कहे या अन्य लोगों से की थी। साथ ही साथ सब साथियों से, खास तौर पर पारिवारिक लोगों से, रिश्तेदारों से भी हाथ जोड़कर विनम्र विनती की थी, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगी थी। साथियों, आपका इस घटना कहानी को लेकर के क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये थी आज की हमारी घटना कहानी, और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तरीके की घटना और कहानियों को सुना करके हमारा मकसद और इंटेंशन आपको ना तो दिल दुखाना है, ना ही आपको परेशान करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, अलर्ट करना है, ताकि कोई भी जिंदगी में ऐसी घटना और कहानी आप लोगों के साथ घटे, उससे पहले ही आप अपने आप को सतर्क कर सकें, आगाह कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, धन्यवाद, आभार।